नमस्कार दोस्तों, ओनली पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे पेपर फर्स्ट के भूगोल के पार्ट में 2 प्रश्न लेंगे और उसके जो उत्तर लिखे गए हैं बच्चे के द्वारा, उस पर हम डिस्कस करेंगे और बाकी इसमें क्या लिखा जाना चाहिए और क्या इन्होंने अच्छा लिखा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है? तो प्रश्न पहला आता है कि सीमा और सीमांत के बीच अंतर को स्पष्ट करना है इसमें और इनके भू-राजनीतिक परिदृश्य में इनके महत्व को उदाहरण के साथ इसका वर्णन करना है। ठीक है? इन्होंने पहले सीमा की परिभाषा लिखी है, फिर सीमांत की परिभाषा लिखी है। पहली बात आपको बता दें बच्चे कि ये भी एक तरह का अंतर ही है। ठीक है? तो आप इसे अंतर में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा आपका। ध्यान रखें कि सीमा और सीमांत की परिभाषाएँ भी उनके बीच एक अंतर का बिंदु है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसे भी अंतर के बिंदु में ही लिखें। एक संक्षिप्त यहाँ पे आप भूमिका दे दें। हमने इनको सलाह भी दी है कि आप एक भूमिका दीजिए, उसके बाद ये शुरू करिए। ठीक है? तो भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए आप लिख सकते हैं कि सीमाएँ और सीमांत भू-राजनीतिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है? जो क्षेत्रीय सीमा और प्रभाव को दर्शाते हैं। सिंपल सा एक आप इंट्रोडक्शन लिखिए छोटा सा, भू राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण ये दोनों टर्म्स हैं, तत्व हैं उनके बारे में। सीमा की उन्होंने परिभाषा लिखी कि राज्यों की संप्रभुता क्षेत्र से संबंधित एक भौतिक सीमा है। ठीक है? राजनीतिक सीमा इसको बोलते तो ज़्यादा सही रहता है। सीमा के निकट राजनीतिक व भौतिक भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे इसको राजनीतिक छोड़ के यहाँ पे आप ट्रांजिशन क्षेत्र बता सकते हैं। ठीक है? या सांस्कृतिक क्षेत्र बता सकते हैं। तो इसलिए आप इसको बताइए कि एक ट्रांजिशन क्षेत्र है जहाँ पे कि सीमा स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है? अंतर के बिंदु में इन्होंने यहाँ से लिखा कि सीमा एक क्षेत्र में विस्तृत होता है सीमांत, जबकि सीमा एक रेखा होती है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं सीमा रेखा। अभी हमारा इंडिया का मैप हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ये सीमा रेखा है। ठीक है? ये है सीमा रेखा। जबकि सीमांत की अगर बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो लद्दाख का एरिया है जो, ठीक है, ये पूरा एरिया है, तो ये सीमांत का काम करता है। किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, अरे चाइना के बीच में। इधर जो हिमालय है, हिमालय में बहुत जगह पे आपकी बाउंड्रीज जो है क्लियर नहीं होती है। क्लियर क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो एक जटिल भौगोलिक परिदृश्य है। ठीक है? अमेजन के वर्षा वन ले लीजिए आप। ठीक है? अमेजन के जो वर्षा वन है ये फैले हुए हैं, ये पेरू में भी आपके आते हैं, ये थोड़े उरुग्वे में आएंगे, थोड़े पराग्वे में भी आएंगे और मोस्टली आएगा ब्राज़ील में। तो इसको भी आप सीमांत के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है? आगे इन्होंने लिखा है कि सीमांत एक प्राकृतिक क्षेत्र है, जबकि सीमा कृत्रिम है, क्योंकि सीमा का निर्धारण दोनों दो देशों के बीच समझौता, सहमति या युद्ध के परिणाम स्वरूप होता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल चीज़ है, पॉलिटिकल सीमा निर्धारण है, तो उसमें समझौता होगा, उसमें सहमति के द्वारा कुछ बातें होंगी। ठीक है? ट्रीटीज होगी। ठीक है? या फिर युद्ध के परिणाम स्वरूप जो संधि होती है, आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, या द्वितीय विश्व युद्ध। स्पेशली प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संधि होती है। ठीक है? वर्साई की संधि जिसे हम बोलते हैं। वर्साई की संधि के बाद जर्मनी की कई टेरिटरीज को फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड बांट लेते हैं। ठीक है? जो मित्र राष्ट्र हैं वो अपने में बांटते हैं या उसकी टेरिटरीज को छीना जाता है। तो उसमें भी फिर क्या होता है, बाउंड्रीज का निर्धारण होता है। ठीक है? तो वो हो गया युद्ध के परिणाम स्वरूप का एग्जाम्पल। सीमांत कानूनी रूप से बंधा हुआ, देखिए बिंदी वगैरह नहीं लगाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, बंधा हुआ नहीं नहीं होता है, जबकि सीमा का निर्धारण कानून के द्वारा होता है। ठीक है? हमने पहले बताया कि वो ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन जहाँ पे होता है, अब यहाँ पे भी पता चले जंगल है, इधर भी जंगल है, तो आप एक एग्जैक्ट यहाँ पे सीमा रेखा नहीं निर्धारित कर पाते हैं। तो उसी क्षेत्र को, ये जो पूरा क्षेत्र है दोनों साइड से, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रंटियर। ठीक है? फ्रंटियर। सीमांत एक संयुक्त तत्व के रूप में होता है, जबकि संयुक्त नहीं, इसको संयोजक तत्व लिखिए। ठीक है? दोनों देशों के बीच अगर कोई सीमांत है, सीमांत में आप सीमांत के क्षेत्र में कोई भी भौगोलिक प्राकृतिक क्षेत्र हो सकता है। ठीक है? पहाड़ हो सकता है, वन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? भारत पाकिस्तान के बीच में पहाड़ है, हिमालय। ठीक है? और भारत और चाइना के बीच में मरुस्थल है, लद्दाख। ठीक है? पहाड़ी इलाका ही हालांकि। तो अब देखिए लद्दाख की संस्कृति मिलती है। ठीक है? चाइनीज साइड की भी संस्कृति मिलेगी, हमारे साइड की भी संस्कृति मिलेगी। ठीक है? और इनके बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी एक ज़्यादा बेहतर ढंग से होगा, क्योंकि जब सीमाएं निर्धारित नहीं है तो वहाँ के लोगों का आवागमन भी आसानी से हो सकता है। ठीक है? इससे क्या होता है कि सांस्कृतिक जो मेल जोल है, ठीक है, वो सीमांत क्षेत्रों में ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सीमा रेखाएं निर्धारित नहीं है। सीमा रेखाएं निर्धारित नहीं होने के कारण एक नुकसान भी है कि आपको वहाँ पे समस्या भी होगी सीमा के निर्धारण के समय। ठीक है? सीमा निर्धारण नहीं है तो भारत बांग्लादेश का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है? भारत बांग्लादेश की ये जो सीमा रेखा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक मिलती है, यहाँ से पूरा, उसमें क्या है कि
गंगा का जो गंगेटिक जो आपका डेल्टा का एरिया है, या गंगा का जो भी प्रवाह क्षेत्र है, या ये पूरे ये इधर वाले पूरे वन वाले इलाके हैं, तो इधर बाउंड्रीज जो होती है बहुत ही पोरस होती है, तो दोनों साइड के लोग इधर उधर जा सकते हैं। आप देखते हैं कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, अवैध घुसपैठ का मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। असम की पूरी राजनीति उसी पे टिकी हुई है। ठीक है, आप देखते हैं कि अभी रोहिंग्या का जो मामला है, ठीक है, रोहिंग्या शरणार्थी क्यों ज़्यादा आ जा रहे हैं, क्योंकि पोरस बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा, एक तो पोरस है और दूसरी चीज़ है कि वो प्राकृतिक जो सीमाएं हैं, उससे क्या होता है कि उसका एग्जैक्ट लाइन का निर्धारण नहीं हो पाया है। इससे क्या होता है कि एक तरह से विवाद भी होता है दोनों देशों के बीच में सीमांत की वजह से। ठीक है, इन्होंने सारी चीज़ों को लिखा है। भू राजनीतिक परिदृश्य में महत्व इन्होंने बताया कि किसी भी राज्य या देश के भू राजनीतिक राजनीति को प्रमुख रूप से प्रभावित करती हैं तथा राज्य के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती हैं। ठीक है, सीमाएं और सीमांत दोनों के बारे में उन्होंने लिखा है। राज्य व देश व राज्यों की सीमाओं को सुरक्षित करती हैं, वह सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं, आवागमन व व्यापार को सुगम बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें मुख्य बिंदु लिखे हैं। सीमाएं क्या करती है, संप्रभुता बनाने में मदद करती हैं, पहली बात। ठीक है, स्पष्ट क्षेत्रीय दावों को सुनिश्चित करती हैं कि हमारी सीमा रेखा कहाँ है, हमारे संसाधन कौन होंगे, या हमारा भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र क्या क्या होगा। ठीक है, तो वो भी निर्धारित करते हैं। हम ये दावा आज भी अपने इस मैप पे, इस सीमा रेखा पे करते हैं, रेड क्लिप ने जो बनाई थी, कि ये हिस्सा हमारा है। जबकि पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान ने अभी तो इसको एलओसी को के नीचे उधर ऑक्युपाई कर लिया उस साइड में। ठीक है, जिसे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और हम क्या कहते हैं, भारत क्या कहता है कि पूरा भाग हमारा है, क्योंकि सीमा रेखा निर्धारित हुई थी। तो सीमा रेखाएं एक तो हमारा दावा पेश करती हैं कि ये टेरिटरी हमारी है, और दूसरा ये है कि क्षेत्रीय जो हमारे संसाधन है उस पर भी हमारा दावा पेश करती हैं। यही कारण है कि इसी से हमारा सिंधु नदी जल विवाद भी होता है। भारत क्या कहता है कि भारत कहता है कि इसमें इसका जो कि हमारे लैंड से बहते हुए आ रही है, तो इस पर ज़्यादा अधिकार हमारा है। लेकिन वहीं पाकिस्तान क्या कहता है कि इसका ज़्यादा ड्रेनेज एरिया हमारे उसमें भाग में आता है, क्योंकि वो इस एरिया को भी जोड़ रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे विवाद भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी भी आ जाती है सीमाओं के निर्धारण से। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता सुनिश्चित करने व सामरिक रणनीतिक दृष्टि से सीमांत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब इन्होंने देखिए सीमा के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ें लिखी यहाँ पे महत्व में। ठीक है, अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, सीमाओं के द्वारा सुरक्षित, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्पेशली सीमा के बारे में लिखी है। सीमांत के बारे में क्या लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक व आर्थिक अंतःक्रियाओं को सुगम बनाती हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही विवादों को रोकने के लिए इनके सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हमने बताया कि लद्दाखी लोग दोनों साइड के एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं। अमेजन वर्षा वन वाली स्थिति बताई आपको, कांगो बेसिन के जो वर्षा वन है उसके बारे में भी। तो जो भी एक बृहद, या फिर सहारा मरुस्थल आप ले लीजिए, सहारा मरुस्थल बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से पूरा यहाँ तक आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सीमाएं निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि विषम परिस्थितियां होती हैं भौगोलिक, उसमें सीमाओं को निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी यहाँ पे लोगों के बीच में एक साहचर्य का निर्माण होता है, एक साहचर्य, एक बंधुत्व की एक छवि बनती है। ठीक है, और साथ में एक साथ इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है कि सीमाओं का उचित निर्धारण नहीं होने की वजह से विवाद भी होता है। ठीक है, ये तो पहला प्रश्न हो गया। इन्होंने ठीक लिखा है लगभग, इनको 4 नंबर दिया गया 8 में से। ठीक है, क्योंकि सीमा और सीमांत के बारे में लास्ट में उन्होंने थोड़ा कम लिखा था, तो इनके नंबर को भी अभी यहाँ पे अभी फिर से रीइवेलुएट करते हुए घटा देते हैं, 3.5 कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। भारत में विभिन्न ग्रामीण अधिवास पैटर्न और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों, देखिए बिंदु का इस्तेमाल नहीं करें, अनुस्वार और अनुनासिक पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अनुस्वार पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दीजिए, ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, बार बार करते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने कितनी जगह पे बिंदी वाली मात्रा नहीं लगाई है, अनुस्वार जिसको बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, मैं कहाँ कहाँ इनको बताऊँ। ठीक है, इनकी भूमिका तो यहाँ पे ठीक है। प्रश्न पहले पढ़ लीजिए कि भारत में विभिन्न ग्रामीण अधिवास पैटर्न और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, साथ ही उदाहरण के साथ समझाएं। तो ग्रामीण अधिवास के पैटर्न क्या होते हैं, कैसे निर्मित होते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो भारत में ग्रामीण बस्तियां नदियों से निर्मित मैदानों, नदी तटों, प्राकृतिक तटबंधों, पर्वतीय ढालों, घाटियों, गिरिपदीय क्षेत्रों, सपाट पर्वत शिखरों एवं सागरीय तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। शानदार इन्होंने भूमिका लिखी, जो भी भौगोलिक कारक हो सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने शानदार लिखा कि कैसे कैसे जगहों पे हमारे सेटलमेंट के पैटर्न होते हैं, प्रतिरूप होते हैं अधिवास के। ठीक है, पैटर्न इन्होंने लिखा है यहाँ पे क्या क्या लिखा है, विस्तृत मैदानी क्षेत्रों में बस्ती का प्रतिरूप आयताकार या वर्गाकार होता है। ठीक है,
आयताकार प्रतिरूप कहाँ पे होता है? जो भी उपजाऊ क्षेत्र होगा, ठीक है, जो नदियों का दोआब क्षेत्र होगा, ठीक है, मतलब फर्टाइल लैंड, स्पेशली आप ये समझिए फर्टाइल लैंड जो होगा वहाँ पे ऐसे अधिवास आपको मिलेंगे, ठीक है, आयताकार। किसी नदी, सड़क या रेलमार्ग के साथ बसी बस्ती रेखी पैटर्न का, पंक्तिनुमा पैटर्न का वो करती है, को फॉलो करती है, ठीक है। ये कोई नदी भी हो सकती है, ठीक है, ये हो गए, या फिर कोई सड़क भी हो सकती है, या फिर कोई पहाड़ी इलाका भी हो सकता है, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में भी आप देख रहे होंगे कि पहाड़ के जो रास्ते होते हैं उसी के आसपास बस्तियां बसी होती हैं, ठीक है। ये भी एक रेखिक पैटर्न में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तीरनुमा बस्ती बताई, ठीक है। तीरनुमा बस्ती बजाने के बजाय यहाँ पे त्रिभुजाकार पैटर्न लिख दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। त्रिभुजाकार पैटर्न में क्या होता है, एक मान के चलिए, ये देखिए ये है गंगा, ये है यमुना उदाहरण के तौर पे, ठीक है। फिर आगे चल के हो जाती है गंगा, तो गंगा के इधर भी है सेटलमेंट, यमुना के भी इधर सेटलमेंट है, और आगे चल के भी नदी के दोनों साइड में सेटलमेंट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा त्रिभुजाकार पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे हमने कई पैटर्न्स का नाम एक साथ लिख के दे दिया है। पहले तो हो गया आयताकार पैटर्न, दूसरा हो गया रेखी प्रतिरूप, ठीक है। रेखी मतलब एक सड़क या नदी के आसपास इस साइड में, ठीक है। एक वृत्ताकार प्रतिरूप हो गया, वृत्ताकार प्रतिरूप यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये गोलाकार प्रतिरूप है, इसको हम नेबुलर प्रतिरूप भी बोलते हैं, नेबुलर सेटलमेंट, ठीक है, छोड़िए इसको। तो वृत्ताकार में क्या होता है, वृत्ताकार में एक झील, ठीक है, या जल कुंड हो गया, या फिर इस तरह की कोई संरचना होती है, उसके किनारे जो सेटलमेंट बसता है उसको हम वृत्ताकार बोलते हैं। यह है गोलाकार। गोलाकार में क्या होगा, गोलाकार में कोई मंदिर है, ठीक है, अब मंदिर के चारों तरफ से अधिवास है, ठीक है, यहाँ भी अधिवास है, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं। या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि इस संरचना को आप कह सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर पॉइंट के आसपास लोग बसते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई बार क्या था, पहले क्या था कि एक जैसे जमींदार हो गया, तो जमींदार के घर के आसपास जो लोग बस रहे हैं, ठीक है, क्यों बस रहे हैं, क्योंकि उसकी खेत में मजदूरी करते हैं, इसलिए आसपास वो रहते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि मंदिर हो गया कोई, ठीक है, मंदिर है, अब इसके आसपास लोगों के घर हैं, ठीक है, आस्था का केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है, तो वहाँ पे जो बसावट है उसके आसपास, उसको हम कहते हैं क्या, गोलाकार या नेबुलर पैटर्न, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, वृत्ताकार, ठीक है, सर्कुलर और नेबुलर, ठीक है। सेंटर पॉइंट होता है, ये क्या है कि ये एक मान के चलिए कि एक जलीय क्षेत्र है, ठीक है, पानी का है, या फिर कोई भी इस तरह का रिसोर्स वाला क्षेत्र होगा, तो ये है पूरा रिसोर्स वाला क्षेत्र, और इसके किनारे लोग जो बसते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं सर्कुलर या सेमी सर्कुलर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने टी आकार की भी बस्ती बताई है, ठीक है, आकार के हिसाब से इन्होंने कई चीज़ों को बता दिया है, लेकिन जो स्पेशली यही सारी चीज़ें हैं कि सर्कुलर होगा, रेखी होगा, वृत्ताकार होगा, तारा रूपी या अरी प्रतिरूप, ठीक है। अरी प्रतिरूप वो भी वही हो गया कि एक बीच में सेंटर पॉइंट है, उसके चारों तरफ जो है उसको जोड़ने वाली योजक आप ये मार्ग हैं, इसके बीच बीच में लोगों की बसावट है, जिसको हम अरी प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। वृत्ताकार प्रतिरूप आपको बता ही दिया कि जहाँ बीच में एक जमींदार या किसी विशिष्ट व्यक्ति या फिर जो रिसोर्स प्रोवाइडर है उसका हो। मंदिर इस तरह की संरचना जो होती थी वो एक तरह से रिसोर्स प्रोवाइड करने का भी काम करती थी, ठीक है, आस्था का भी केंद्र, ठीक है, लोगों के घर चलते थे। आज भी आप देखिए कि जो भी मंदिर है, मंदिरों से क्या होता है, मंदिरों के आसपास दुकानें लगती हैं, मार्केट लगते हैं, ठीक है, उस पर लोगों की जीविकाएं बंधी होती हैं, उस पर आश्रित होते हैं लोग, तो वो भी एक तरह से पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अधिवास पैटर्न को प्रभावित वाले करने वाले कारण क्या हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं आप सोचिए, ठीक है। पहले तो ये हो गया कि स्थलाकृति वहाँ की कैसी है, पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ, एक चीज़ और होता है, एक जो आपने आयताकार पैटर्न बोला था, मतलब हमने जो बताया था, उसको कहीं कहीं क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा क्लियर चीज़ ये है कि कॉम्पैक्ट या क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड या कॉम्पैक्ट क्या होगा कि उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, सघन बस्ती, ठीक है, बस ये समझ लीजिए, सघन बस्ती प्रतिरूप इसको लिख सकते हैं आप, बस्ती प्रतिरूप। सघन बस्ती कहाँ पे होगी, आप जाहिर सी बातें जानते हैं कि अगर उपजाऊ क्षेत्र है या फिर की प्राकृतिक संसाधन काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, तो फिर वहाँ पे बस्ती सघन होगी। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कहाँ मिलते हैं,
ऐसे एग्जाम्पल आपको ज़्यादातर मिलते हैं मैदानी इलाकों में, जहाँ पे कि नदियाँ बहती हुई आती हैं और अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, जिससे बाढ़ के मैदानों में उपजाऊ मिट्टी का प्रसार करती हैं और फिर यहाँ की लैंड, यहाँ का जो भूमि है वो फर्टाइल हो जाता है और उर्वरता ज़्यादा होती है। उर्वरता ज़्यादा होगी तो फिर लोग अच्छे से मतलब उनका पोषण हो पाएगा और फिर जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो मैदानी इलाकों में आपको क्लस्टर्ड या कॉम्पैक्ट या फिर आयताकार पैटर्न देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कि नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हुई चलती हैं आगे। ठीक है, जल की उपलब्धता से भी संबंधित है। ठीक है, जहाँ पे जल की उपलब्धता है उसके हिसाब से गंगा यमुना को इसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, आप जो रेखी पैटर्न बता रहे थे वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो जल नहीं मिलेगा, हम इसके किनारे रहेंगे तभी जल मिलेगा। आप देख सकते हैं कि गंगा जी के किनारे या भी जो भी नदियाँ हैं उनके किनारे प्रमुख शहर क्यों बसते हैं नदियों के किनारे ही? क्योंकि वहाँ पे जल की उपलब्धता है। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग इन रिवर, जल की उपलब्धता से शहरों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये भी एक कारक हो जाता है, प्रतिरूप हो जाता है, प्रतिरूप के आकार लेने में ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जल की उपलब्धता हो गया। ठीक है, स्थलाकृति की बात की थी, जलवायु की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे जलवायु ज़्यादा सहन करने योग्य होगी, ठीक है, मतलब अच्छी होगी, उपयुक्त होगी मानव शरीर के मुताबिक, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा बसेंगे। वही बात होती है, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ले लीजिए, ठीक है, चाइना ले लीजिए, जहाँ की जलवायु थोड़ी अच्छी होती है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा अच्छे से बसेंगे। अब जलवायु के हिसाब से भी चीज़ें निर्धारित होती हैं। ठीक है, अगर अच्छी जलवायु नहीं है तो वहाँ पे डिस्पर्स्ड होगा। डिस्पर्स्ड यानी कि बिखरा हुआ। ये बिखरा हुआ कहाँ पे होगा? रेगिस्तान में। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका हो गया, बर्फीला बर्फीला इलाका हो गया। ठीक है, जहाँ पे कम संसाधन हो। ठीक है, रेगिस्तानी में क्या होगा? भारतीय मरुस्थल हो गया। आप सहारा मरुस्थल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट ले सकते हैं, अटाकामा। ठीक है, तो जलवायु के कुप्रभाव के कारण यहाँ पे बस्तियाँ कम है, यहाँ पे जनसंख्या कम है। ठीक है, और उस हिसाब से इनके पैटर्न, आप इनके सेटलमेंट के पैटर्न देखेंगे तो अगर ये एरिया है तो एक आपको मकान यहाँ मिलेगा तो एक मकान 5 किलोमीटर दूर मिलेगा, एक 10 किलोमीटर दूर मिलेगा। ठीक है, अगर जलवायु अच्छी है तो आप देख सकते हैं कि कम क्षेत्र में अधिक लोग रहेंगे, यानी कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा और जो अधिवास का पैटर्न का जो प्रतिरूप है, मतलब प्रतिरूप है वो भी, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, या सेमी कॉम्पैक्ट होगा, या सेमी सर्कुलर हो सकता है, या सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, भूमि हो गई आपकी ऊंची भूमि के क्षेत्र। इन्होंने ये जो पॉइंट लिखा है उसको ठीक से नहीं लिखा है, इसको स्थल प्रतिरूप कह सकते हैं, स्थलाकृति लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता। बस्तियाँ बसाने के लिए मनुष्य ऊंचे क्षेत्रों का इस्तेमाल, तो ये भी तो स्थलाकृति का ही संबंधित हो गया ना चीज़ें, कि हम कैसे प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ के बाढ़ के समय होने वाले नुकसान। ठीक है, जाहिर सी बात है कि बाढ़ होगा, बाढ़ के मैदान में नहीं, ऊंचे इलाकों में लोग बसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गृह निर्माण संबंधी सामग्री। ठीक है, ये भी एक है, बट ये मेन रीजन नहीं है, ये भी रीजन है, दे आर आल्सो द रीजन। बट मेन रीजन में आप लिख सकते हैं स्थलाकृति, जलवायु, मृदा की उर्वरता, नदी जल, जल की उपलब्धता। वो नदी जल हो, चाहे झील का जल हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का जल हो। ठीक है, अन्य कारक इन्होंने लिखा है सुरक्षा। जहाँ पे लोग सुरक्षित होंगे उस हिसाब से पैटर्न का भी निर्माण होगा। कम सुरक्षा होगी जहाँ पे, तो वहाँ पे लोग आप देखेंगे गेटोज बनता है। गेटोज एक शब्द है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए दरअसल ये इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे कोई अल्पसंख्यक बस्ती होती है, अगर ये पूरा एक प्रतिरूप है, मान लीजिए किसी ग्राम का या शहर का, ग्रामीण प्रतिरूप की बात कर रहे हैं, तो अगर अल्पसंख्यक इसमें 20 हैं तो उनकी जो बस्तियाँ होंगी एक ही साइड में होंगी, या फिर एक जगह कहीं भी आप निर्धारित कर सकते हैं, और वो एक काफ़ी कॉम्पैक्ट बस्ती होती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है? क्योंकि उनको सुरक्षा संबंधित उनके कंसर्न होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, सेफ्टी कंसर्न होते हैं। ठीक है, तो वो अल्पसंख्यकों की बस्ती आपको एक अल्पसंख्यक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, वो एक ही जगह पे 10 बस्तियाँ तो एक ही जगह दिखेंगी। ठीक है, इसको घेटो सेटलमेंट भी बोलते हैं, घेटोस। ठीक है, ये स्पेशली यूज होता था पहले यहूदियों के लिए। ठीक है, यहूदी जब जर्मन होलोकास्ट हुआ, जर्मनी में जब हिटलर ने यहूदियों को मरवाना शुरू किया, तो उस समय की बात है कि वो अल्पसंख्यक होते थे, वो उनकी बस्तियाँ जो ज़्यादा डिमार्केटेड होती एक जगह होती थी, तो उनको ढूंढने में भी आसानी होती थी मारने के लिए जर्मन्स को। ठीक है, तो उससे ये शब्द निकल के सामने आया कि अल्पसंख्यक जहाँ भी होते हैं वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। ठीक है, स्थानीय मौसम की स्थिति, स्थलाकृति। ठीक है, जहाँ पे बारिश होगी तो फिर उस हिसाब से वो अपना घर बनाना कोशिश करेंगे और फिर उस हिसाब से वो सेटलमेंट होगा। ठीक है, बारिश के ड्रेनेज के इलाके में आप घर नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर बारिश का पानी इस ड्रेनेज इलाके से जा रहा है तो यहाँ पे आप घर नहीं बनाएंगे, आप जाहिर सी बात इधर घर बनाएंगे, इधर घर बनाएंगे। ठीक है, तो ये अन्य कारकों में हो गया। स्थलाकृति की बात हमने पहले ही कर दी थी। ठीक है, मैदानी इलाकों की पैटर्न अलग होंगे और पहाड़ी इलाकों के पैटर्न अलग होंगे। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक होंगे। ठीक है, सामाजिक कारक हमने आपको बता ही दिया, अल्पसंख्यक वाली बात।
ठीक है। और पैटर्न में भी आप जातिगत पैटर्न को भी देख सकते हैं, जातिगत रूप से भी हमारे यहाँ जो आदिवासी के पैटर्न है उस पर भी आप देख सकते हैं, उस पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। आर्थिक पैटर्न, आर्थिक रूप से जानते हैं कि जो सबल होगा, सेंटर में उसका घर होगा, उसका आप देख सकते हैं कि पुराने समय में जो भी आदिवासी के पैटर्न देखे जाते थे, सांस्कृतिक पैटर्न देखे जाते थे, आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा में 3 स्तर पाए जाते थे, 2 स्तर पाए जाते थे बस्तियों के। ठीक है। उछले टीले पे जो होते थे वो उच्च वर्ग, उच्च कुलीन वर्ग लोग रहते थे, निचले उस पे श्रमिक हो गए। ठीक है। डिफरेंट टाइप के आपके लेबर्स हो गए, वो रहते थे निचले स्तर पे। ठीक है। तो यही पैटर्न अगर आप आर्थिक रूप से देखेंगे तो ग्रामीण परिदृश्य में दिखता है। बट स्पेशली आपने जो रिसोर्सेज के हिसाब से बताए थे, रिसोर्सेज हो गए, अवेलेबिलिटी ऑफ वही वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, टेरेन हो गया, आपकी मतलब स्थलाकृति हो गई, पहाड़ी है, दलदली भूमि है या फिर आपकी रेगिस्तानी भूमि है, उस हिसाब से पैटर्न निर्धारित होते हैं। तो पैटर्न के बारे में इन्होंने कमोबेश ठीक लिखा है। ठीक है। कुछ चीज़ों में इनके सुधार करने की ज़रूरत थी, जैसे कि मेन पॉइंट्स को इधर लिखते और इनको अन्य पॉइंट्स में डाल सकते थे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा इनको विभेद करना आना चाहिए। निष्कर्ष इनका ठीक है, तो कुल मिला के इनको 5.5 नंबर दिए गए। ठीक है। 2 प्रश्न थे इसमें, पहला सीमा और सीमांत का था। सीमा और सीमांत में पहला प्रश्न में डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है। और उनका रिलेवेंस पूछा गया था, उनका महत्व पूछा गया था। तो इन्होंने बताया, सीमा के बारे में भी इन्होंने सही से बताया, सीमांत के बारे में भी बताया। सीमांत का इन्होंने लास्ट में थोड़ा सा कम जिक्र किया था, इसलिए इनके नंबर थोड़े से घटाए गए, लेकिन ओवरऑल इन्होंने ठीक लिखा। प्रतिरूप के बारे में इन्होंने ठीक लिखा। कुछ कुछ जगहों पे इनको मुख्य प्रतिरूप के नाम लिखने चाहिए थे, जैसे तीरनुमा बस्ती के नाम पे इनको त्रिभुजाकार पैटर्न लिखना चाहिए था। ठीक है। आयताकार तो इन्होंने लिखा था, बट इसमें अगर हो सकता है क्लस्टर्ड लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता है, बट आयताकार भी चलता है। ठीक है। आयताकार या कॉम्पैक्ट इसको बोलते हैं, सघन बस्ती। ठीक है। हिंदी में लिखते हैं सघन बस्ती प्रतिरूप। अभी क्या है ना कि हम इसको सघन बस्ती प्रतिरूप अगर लिखते हैं तो इसमें क्लियर हो जाता है कि ये बस्ती की सघनता के बारे में बात की जा रही है। चूंकि पैटर्न है, सेटलमेंट है, तो उसके आकार के बारे में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कोई गलत नहीं। ठीक है। बाकी अगले प्रश्न, अगले उत्तर प्रश्न और उत्तर के लिए हम आपसे फिर से मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह से आप चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।